Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसरार। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ का पूरा डेरिवेशन पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में हमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। तो ये काफी पूछा भी जाता है, इंपोर्टेंट भी है। तो इसको पहले तो हम आपको एक टॉपिक पहले बता दें कि कोई भी अगर कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है तो यहाँ पर अगर हम उसको सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो आप पहले उसको समझ लें। कल हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था F = 1/4πε0 Q नॉट अपॉन r²। तो ये तो हमारा एक फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ का। अगर हमें इसको सदिश फॉर्म में बदलना है, सदिश फॉर्म में बदलने के लिए जो सदिश राशियां हैं उनमें क्या लगा देते हैं हम वेक्टर, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, सदिश राशियों के बारे में। तो हम इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। अब यहाँ पे r को भी हमें यूनिट वेक्टर के तरीके से शो करना पड़ेगा, तो इसको भी हम कैप के रूप में लगा देंगे। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ एक वेक्टर फॉर्म में निकल के आ गया। लेकिन हमारे टॉपिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में उससे संबंधित अब यहाँ पे हमें और भी डिटेल्स जानना पड़ेगा। केवल इसी को हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, इसके कई कंडीशन है, कई स्टेप हैं, उसके बारे में जानेंगे। अब पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में, निर्देशांक के बारे में। तो हम यहाँ पे एक अक्ष बना ले रहे हैं, x y x। अब देखिए आप कहीं भी दे सकते हैं x y z। नॉर्मली आप इसी तरीके से दिया करें तो अच्छा है कि आप बीएससी तक पढ़ते हैं अगर, तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि x हमेशा इस तरफ शो किया जाता है। कर तो सकते हैं आप किसी भी तरफ, लेकिन आप हमेशा इसी तरफ उसको अच्छे से समझें। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे दो आवेश के बारे में, एक आवेश हमने यहाँ पे Q1 लिया, दूसरा आवेश हमारा यहाँ पे Q2। अगर हम इनके स्थिति सदिश खींचे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा Q2 है तो इसके लिए R2 हो जाएगा, और इसके लिए स्थिति सदिश आ जाएगा R1। इन दोनों के बीच की अगर हमने डिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो हो जाएगी, अगर हम दोनों अलग अलग आवेशों के लिए लें तो पहले हम यहाँ पे फोर्स के बारे में लिख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पहले यहाँ पे कहा Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स लग रहा है, यानी बल किसके द्वारा लग रहा है, यहाँ पे Q1 के द्वारा, किस पे, Q2 पर। तो जिस पे बल लगता है उसको हम पहले लिखते हैं, और किसके द्वारा लग रहा है, 1 के द्वारा, तो 1 बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे Q2 के द्वारा अगर Q1 पे फोर्स लगा तो हम इसको इस तरीके से शो कर लेंगे। यहाँ पे F किस पे फोर्स लग रहा है, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम स्थिति सदिश की बात करें कि Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स लग रहा था, तो फोर्स तो ये हो गया हमारा, लेकिन इसके स्थिति सदिश लिखेंगे तो स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, 1 2, यानी किसके द्वारा, कहां से चलेंगे हम, 1 से 2 के लिए चलेंगे। अगर हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पे अगर हम Q2 के द्वारा Q1 पे अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1, यानी हम 2 के द्वारा कहां पे जा रहे हैं, 1 के लिए जा रहे हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले में हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो पहले तो हमने यहाँ पे फिर से आपको एक बार डेफिनेशन बता दें, एक थ्योरी बता दें। यहाँ पे हमने दो यहाँ पे आवेश लिए Q1 Q2, उनकी स्थिति सदिश R1 R2 है, और यहाँ पे अगर Q1 के द्वारा Q2 पे फोर्स लग रहा है F21 लग रहा है, और Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स लग रहा है F12 लग रहा है। यानी कहने का मतलब है हमारा, अगर हमने यहाँ पे कहा Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स यानी बल, तो Q2 पर फोर्स लग रहा है, तो फॉर्मूला तो हमारा यही यूज होगा, यानी वेक्टर फॉर्म हमारा। लेकिन अब डायरेक्शन के साथ हमें शो करना है, तो यहाँ पे आप देखना हमने पहले तो लिया है यहाँ पे F21 वेक्टर इक्वल 1/4πε0। अब आपको मालूम है यहाँ पे दो आवेश हैं Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है 2 1 के लिए कौन सी डायरेक्शन थी, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 1 2। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, समझ में आया होगा। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे अपोजिट को, क्लियर, नहीं तो हमने आपको समझा दिया, उस तरीके से याद रख लेते तो और भी अच्छा है। अब हम बात करते हैं अगर Q2 द्वारा Q1 पर फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R 2 1 स्क्वायर R कैप 2 1, ये इक्वेशन सेकंड। ये बात समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, तो आपने 11th में पढ़ा है यूनिट वेक्टर एकांक सदिश के बारे में। तो इसमें हमारा मान क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में यहाँ पे हमें क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ते हैं, यानी परिमाण और दिशा दोनों बताने पड़ते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट वेक्टर के बारे में, R12 कैप इक्वल R21 कैप, क्वांटिटी तो इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब बात करें अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस की यानी परिमाण की अकेली बात करें, दिशा ना ले हम, तो यहाँ पे हमारा आएगा R12 इक्वल यहाँ पे R21। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, तो माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये परिमाण है, दिशा नहीं। अगर दिशा होती तो हमें माइनस की डायरेक्शन की जरूरत होती, माइनस हम शो करते। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में इन दोनों के मान रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में मान रखते हैं। और एक बात और समझते जाइए, यहाँ पे चाहे इक्वेशन फर्स्ट की बात करें या इक्वेशन सेकंड की, तो ये भी हमारे सदिश की फॉर्म है यहाँ पे कूलम्स लॉ के फॉर्मूले के। लेकिन हम जो स्टेप निकालने वाले हैं, जो पेपर में पूछा जाता है उसके बारे में, और जो एक कंडीशन सिद्ध भी कराई जाती है, देखते जाइए आप। अगर हम यहाँ पे मान रख दें इन दोनों के, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में हम मान रख रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में तो हम मान रखें अगर, तो F21 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 1 2 है, R12 स्क्वायर, तो अगर क्वांटिटी की अकेली बात करें तो यहाँ पे हम 2 1 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। और हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या लेना होगा, हमें माइनस लेना होगा 2 1 के। ये बात समझ में आई होगी। अगर हम इसका माइनस आगे लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस हमने आगे लगा लिया, Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा R21 कैप। तो आप अगर इस वाले इक्वेशन को देख रहे हो तो इस वाले इक्वेशन से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर R21 स्क्वायर और R21 कैप। तो ये किसकी वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है ना, जो हमारा जो पूरा का पूरा मान इसके बराबर ले सकते हैं हम, F यहाँ पे 1 2 वेक्टर के बराबर। यानी इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे हमने लिखा इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन सेकंड से यहाँ के बाद अब हमने इसको लिखा पहले तो F21 वेक्टर इक्वल, यहाँ पे माइनस लगा लिया, ये पूरी क्वांटिटी यानी ये पूरा मान संख्या किसके बराबर है हमारी, F12 की। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, F21 वेक्टर इक्वल माइनस F12 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो हम इतना बोल सकते हैं कि दोनों की दिशाएं यहाँ पे विपरीत हैं, यानी बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी की कैसी है, बराबर है, यानी परिमाण कैसा है, बराबर है, इक्वल है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर भी शो किया गया है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और लेकिन उनके मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो इस प्रकार कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक नियम और सिद्ध होता है, जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया की कंडीशन निकल के आ गई कूलाम्स नियम के द्वारा। अब पढ़ते हैं कूलाम्स नियम का अगला स्टेप भी। अब देखते हैं इसका अगला स्टेप। ध्यान दें, अभी हाल हमने यहाँ पे सदिश फॉर्म पढ़ा था, F वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था एकांक सदिश का, R क्या बराबर होता है R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R या मॉडुलस R। तो आपको मालूम है यहाँ पे मॉडुलस R होता है। अगर हम इनका मान रख दें तो F वेक्टर इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कैप का मान रखिए, R वेक्टर अपॉन R, तो इनका इंटू कर दें, इंटू करने पर मिलेगा हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
अपॉन आर का इंटू होगा क्या हो जाएगा आर क्यूब आर। अब आप चाहें यहां पर फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर अगर मान के चलिए यहां पे तो दो आवेश थे, दो से अधिक आवेश हो यानी बहुलक आवेश हो, तो उसमें क्या करेंगे, उस कंडीशन में निकालने के लिए उसका अगला स्टेप आप समझिए। हम मान के चल रहे हैं कि Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा, इस प्रकार Qn यानी हम आवेशों की संख्या n मान के चल रहे हैं, n आवेशों के द्वारा बल लग रहा है। हम अलग अलग पर्टिकुलर भी आवेश निकाल सकते हैं, यानी आवेश पे कितना बल लग रहा है वो अलग भी निकालेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि Q1 पे जो बल लग रहा है, पहले हम लेके चलेंगे यहाँ पे Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा F अपॉन किसके द्वारा लग रहा है 1 पर, किसके द्वारा 2 के द्वारा, सेम ऐसे चलेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे अपोजिट होता है R21 स्क्वायर और यहाँ पे कैप के रूप में क्या आ जाएगा R21 कैप। एक कंडीशन जो आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे Q3 के द्वारा Q2 पर यानी Q1 पर, सॉरी क्योंकि 1 पर निकालेंगे पहले, तो F13 वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 31 स्क्वायर 31 कैप। तो ये तो कंडीशन हो गई। इसी प्रकार 4 के द्वारा भी निकाल सकते हैं, 50 के द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल n कण के लिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। तो आप देखना Qn के द्वारा Q1 पर, तो यहाँ पे अगर देखें तो F1n लिखेंगे क्योंकि n के द्वारा लग रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 कर लेना। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका Q1 Qn, ठीक है ना, आवेश Qn है, यहाँ पे 1 2 था तो 1 2 हो गया, 1 3 था 1 3 हो गया, 1 n है तो 1 n लेंगे हम, और यहाँ पे संख्या पलट जाएगी तो 1 n 1 स्क्वायर r n 1 कैप। तो जिस थर्ड इक्वेशन इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हम इन सब का टोटल करते हैं, सम कर दें, सम करने पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पे कॉमन है जो हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1/4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा F1 पे फोर्स लगा रहा था तो 1 लिखेंगे, F1 वेक्टर इक्वल यहाँ पे आ जाएगा F12 वेक्टर F13 वेक्टर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कहा तक F1n वेक्टर। अब यहाँ पे हम सबके इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से मान रख देंगे, तो कॉमन संख्या जो उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लिया हमने, क्या आया Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और कैप आ जाएगा R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R31 स्क्वायर R कैप 31 प्लस कुछ और वैल्यू अगर हमने यहाँ पे माने उसको भी लिख सकते हैं, उसका प्लस Q1 Qn अपॉन Rn1 स्क्वायर, ये हो जाएगा Rn1 कैप। तो ये हमारा आ गया फोर्स, यानी जब एक से अधिक आवेश हो तो उनके लिए भी हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात अगले टॉपिक की करेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए वेट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर जरूर करिए, जिससे उनको भी घर पे बैठे आराम से पढ़ाई उनकी